हाँ जी बच्चों, देखिए कल हमने प्लानिंग के गोल्स के बारे में डिस्कस किया था। एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स थे इंडिया में, उन प्लान्स का जो लक्ष्य था वो क्या था। तो हमने ओवरऑल पढ़ा था कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसको किसी भी तरह से बढ़ाया जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर किया जाए, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी उसको शिफ्ट किया जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर। इंडिया जो पहले रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था बाहर और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था, उसको चेंज कर दिया गया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो ये कुछ कॉमन गोल्स थे जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जीडीपी ग्रो करना सबसे पहला जो उद्देश्य था, लक्ष्य था 5 ईयर प्लान्स का। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? इंक्रीज़ इन दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक कंट्री में जितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, लेवल ऑफ आउटपुट उतना ही ज़्यादा होगा और इस तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस प्रकार जब फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का लॉन्ग पीरियड तक इंक्रीज होता है, यानी गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में लॉन्ग पीरियड तक ये इंक्रीज चलता है, तो इसे बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक, आर्थिक विकास। इसलिए जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी ग्रो होगी इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि देश में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं। ठीक बेटा, अब कह रहा है कि इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है किसी भी देश की जीडीपी में ग्रोथ। सबसे पहले तो जो रिसोर्स बेस है किसी भी कंट्री का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी एक देश के अंदर संसाधनों की ज़्यादा से ज़्यादा खोज की जाए। जो रॉ मटेरियल के भंडार भरे पड़े होते हैं देश के अंदर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको खोजा ही नहीं जा रहा है, जो अभी भी ज़मीन के नीचे या कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। उनको रिसर्च करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उनके जो बेस है उनके भंडार को बढ़ाना है। दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करो, यानी कि जो हमारे आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। और ये कैसे हो सकता है? जब हम इनोवेटिव या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे। जब ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आती है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आती है, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारी जो कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट वो हमारी क्या होती है, वो कम होती है। तो इंक्रीज इन रिसोर्स बेस और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ये 2 बेस ऐसे होते हैं जो जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आता है बेटा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है? इम्प्रूव्ड टेक्निक के साथ काम करना। थोड़ा सा मैं स्कोर सेट कर लेता हूँ, रुको एक बार। एक मिनट, देखिए मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना प्रोडक्शन प्रोसेस में, यानी कि जो पुराने टाइप से जो काम होता था हाथों से या ओल्ड मशीनों से, उनकी जगह मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लाई जाएं। ये था हमारा मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें, हम अपने खुद के रिसोर्स पैदा करें। सेल्फ रिलायंस मीन्स द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्स। धन के लिए, पैसे के लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहे, अपने देश में ही इतना प्रोडक्शन हो पाए कि हमें अपने देश के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी नीड को पूरा करने के लिए बाहरी देशों से अनाज वगैरह या जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिन पे जीवन यापन डिपेंड करता है, उनके लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड ना होना पड़े। तो एक ये हमारा मकसद था। ठीक है, बाकी आप इसमें से रीड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारे 3 पॉइंट कल हो चुके थे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, यानी कि हम चाहते हैं कि समाज में एक समानता लाई जाए, जो पुअर पीपल हैं और जो रिच पीपल हैं उनके बीच ज़्यादा गैप ना रहे, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं
या जो डेवलपमेंट है उसमें सभी का कोई ना कोई फ़ायदा हो, गरीब लोगों तक भी देश की सुविधाएं पहुंचाई जाएं। तो इसमें लिखा है ग्रोथ सर्ज वर्चुअली नो पर्पज इन दिस सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिच। ये करके जो ग्रोथ है वो आपकी सोसाइटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी अगर अमीर जो हैं वो और ज़्यादा अमीर हो जाएं और जो गरीब हैं वो अभी भी स्ट्रगल करते रहें अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। तो ऐसी ग्रोथ को हम ग्रोथ नहीं मानते। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट सेपरेट अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों के जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हर किसी के पास इस ग्रोथ का बेनिफिट पहुंचना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वलिटी। सामाजिक समानता का मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे उनका मेन मकसद था कि जो इक्विटी है, जो संसाधनों का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी के पास पहुंच पाए। ये था बेटा हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हमने क्या ये 5 ईयर प्लान बना के अपने गोल्स को कितना अचीव करा। तो यहाँ पर देखो सिलेबस में बेटा इतना बताया हुआ है कि 1950 से लेकर और 1990 तक 50 से 90 के बीच जितने भी प्लान बने, 50 से 90 के बीच बेटा 7 प्लान बने थे और बाकी के 5 प्लान बने थे 1991 के बाद, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारी 1991 में। तो यहाँ पर 7 5 ईयर प्लान के जो गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट को यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारी जो राष्ट्रीय है उसमें उन्नति, उसमें बढ़ोतरी। तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लान्स जो हैं इंडिया की वो फेल हो गए। रेट जो ग्रोथ की रेट होती है, एक्सपेक्टेड रेट होती है ग्रोथ की, उसको अचीव करने में हमारे जो मैक्सिमम प्लान्स हैं वो फेल हो गए। और लेकिन जो इंडिया है उसने उस डेडलॉक को ब्रेक कर दिया जो कि ब्रिटिश सरकार से इसको मिला था। ब्रिटिश सरकार से इसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी, स्थिर अर्थव्यवस्था, जो कि इसने उसको वाइब्रेंट में कन्वर्ट कर दिया, स्थिर अर्थव्यवस्था को चालू अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। प्लानिंग से पहले, यानी कि जब प्लान नहीं आए थे उससे पहले नेशनल इनकम में ग्रोथ थी 0.5% पर एनम। लेकिन जैसे ही 7th प्लान का एंड हुआ, हमने 1950 से 1990 तक 7 प्लान बनाए थे, यानी कि 7 पंचवर्षीय योजना हमारी पूरी हो चुकी थी। उन प्लान के अंदर हमने देखा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो 5.8% पर एनम के हिसाब से ग्रो करने लग गई। यानी कहीं ना कहीं हमने देखो कितना ग्रोथ यहाँ पर मेजर किया है। इसके बाद रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, जो कृषि क्षेत्र है उसका भी रिफॉर्म किया गया, उसको भी इनोवेट किया गया, उसमें कुछ बदलाव लाए गए। जैसे एक तो बदलाव लाया गया लैंड रिफॉर्म के द्वारा, दूसरा बदलाव लाया गया इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है बेटा जो जमींदारी प्रथा थी, यानी कि सरकार और जो ज़मीन को जोतने वाले जो किसान थे उनके बीच जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया। अब डायरेक्ट रिलेशन स्थापित हो गया सरकार का और भूमि को जोतने वाले किसानों का। दूसरा ये देखो आपको मीनिंग लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग यहाँ देखो। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि जो हाई ऊंची उपज, ज़्यादा उपज देते हैं ऐसे बीजों का प्रयोग करना, इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो इसी का ही एक क्या था, रिजल्ट था कि हमने उन्नत क्वालिटी के जो बीज हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इससे हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा। दूसरा जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया। अब किसानों को उनकी पूरी मेहनत का प्रतिफल मिलता था। तो एक हमने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लिया। उसके बाद है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 5 ईयर प्लान्स ने क्या किया, जो बेसिक और जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी स्थापना पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया। यानी कि जो आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पुश दिया, यानी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किया गया। आल्सो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री स्थापित हुई उनका मेन मकसद था कि जो सेल्फ सफिशिएंसी का हमारा जो उद्देश्य है, हमें अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, एक ये हमारा मकसद था जो कि हमने अपने 7 5 ईयर प्लान्स के अंदर अचीव कर लिया। उसके बाद आता है बेटा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है,
इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, सिंचाई के संसाधन, पावर जनरेशन है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर है। इन्होंने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप किया, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जिस कंट्री के अंदर होती हैं उस कंट्री ऑटोमेटिक सेल्फ सफिशिएंस होती है। ड्यूरिंग द पीरियड 1950-90 इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैड रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इन 7 पंचवर्षीय योजनाओं में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दर्ज की। इंडियन रेलवे जैसे ही आया, ये लार्जेस्ट नेटवर्क बना कंट्री के अंदर, जिसने कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, यानी लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार इंडियन रेलवे के थ्रू मिला। नेक्स्ट बेटा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि एक देश में हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, एजुकेशनल सर्विसेज कैसी हैं। अगर किसी कंट्री में ये सर्विसेज अच्छी होती हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि अगर हेल्थ लोगों की सही है तो वो ठीक से काम कर पाएंगे, वहाँ पर जो मरने की रेट है वो कम से कम रहेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीने की जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। एजुकेशन है तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या किसी भी सेक्टर में वो अपना अच्छे से योगदान दे पाते हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया गया कि इंडिया के हर व्यक्ति को एजुकेट किया जाए, हेल्थ के मामले में हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, ताकि देश एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाए। तो ये भी हमने अचीव किया। इसके बाद लास्ट आता है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमने काफ़ी तरक्की की। पहले हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में हम इम्पोर्टर थे किस चीज़ के, फिनिश्ड प्रोडक्ट के, और एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के। इंडिया का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिश कंट्री में जाता था और वहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर वापस इंडिया में आता था। लेकिन इस चीज़ को हमने 5 ईयर प्लान्स के अंदर बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब इंडिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दिया इंजीनियरिंग गुड्स का, और इंपोर्ट उन्हीं चीज़ों का किया जाने लगा जो कि वास्तव में एक देश को आवश्यक थी। तो ये हमने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काफ़ी तरक्की की। लेकिन कहा जाता है कि हमने 1950 से 1990 तक काफ़ी ग्रोथ की, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको कि ठीक नहीं कर पाए। कौन कौन से पॉइंट थे? पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने में असफल रहे हम। इन्फ्लेशन की समस्या को दूर करने में हम दूर रहे, यानी कि जो हाई रेट होते हैं किसी प्रोडक्ट के उनको कम करने में असफल रहे। इंडिया ने अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी ख़त्म करने में नाकामयाबी हासिल की, यानी कि जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ख़त्म नहीं कर पाए। वी फेल्ड टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर असली मायनों में देखा जाए तो इंडिया ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक से मजबूत करने में असफलता ही हासिल की, जो कि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। अभी भी हमारे देश में जो एजुकेशन है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी बढ़िया नहीं हैं कि जिनको हम हाई क्वालिटी सर्विसेज कह सकें। तो बेटा कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को ब्रिटिश सरकार से जिस वे में हासिल किया था उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, और इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर हम लगातार बढ़ रहे हैं। और कुछ ही टाइम बाद इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर शामिल किया जाएगा। अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, यानी कि विकासशील देश है, विकास के मार्ग पर प्रगतिशील है। लेकिन कुछ ही समय पश्चात इंडिया भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे कि देश के अंदर ऑटोमेटिक ग्रोथ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने 5 ईयर प्लान्स में अपने जो टारगेट थे उनको 80 से 90% अचीव कर लिया है, और कुछ एक जो बच गए हैं उनको आने वाले टाइम में पूरा कर लेंगे। अभी तो इसमें 5 पंचवर्षीय योजनाएं तो जोड़ी नहीं गई। 2017 तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी, यानी 12वीं हमारी चल रही है, अभी 2022 में ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। ठीक बेटा, अब आप क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं पीछे से आप पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के बाद इन MCQs को सोल्व करेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सारे यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में दे रखे हैं आप उनको ठीक से रीड करेंगे। अगर आपने MCQs, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है,
ये भी अगर कर लिए तो आप ये मान के चलो कि आपको चैप्टर की 90% नॉलेज हो गई है। बाकी जो 10% है वो बार बार रिवीजन करके हम उसको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा पार्ट था। जब हम 16 जुलाई से स्कूल में आएंगे तो हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि किस किस वे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारे दो चैप्टर हैं इस सेकंड बुक के, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बुक के 2 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ वगैरह अच्छे से कर लिए होंगे और आप सेकंड चैप्टर के भी एमसीक्यूज़ पूरी ईमानदारी से करेंगे। किसी भी छात्र की तरफ से ये ना आए कि सर मैं नहीं पढ़ पाया। बेटा पढ़ना तो देखो आपको ही पड़ेगा, और बिना पढ़ाई के मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी काम नहीं रहेगा। सिर्फ पढ़ाई ही हमारा एक ऐसा वेपन है जो कि हमें आने वाले टाइम में जो युद्ध होगा, यानी कि जो जीवन जीने का युद्ध होगा, जो जॉब प्रोफाइल तैयार होगी, वो एजुकेशन के बेस पर तैयार होगी। तो आप लोग भावी जो देश है हमारा उसकी नींव हैं, तो कहीं पर भी पढ़ने लिखने में लापरवाही ना करें, क्योंकि आप हो सकता है कि हमसे पहले कामयाब हो जाओ। हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप में से हो सकता है कि कोई ना कोई बच्चा बहुत ऊंची पोजीशन पर जाके बैठ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। क्योंकि गुरु जो होता है ना, वो तो देखो शिक्षा देता रहता है, लेकिन उसके जो शिष्य होते हैं वो उससे भी महान बन जाते हैं किसी टाइम में ना। द्रोणाचार्य जो है वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था जितने कि उसके जो शिष्य थे, अर्जुन है, कर्ण है, ये जितने ज़्यादा फेमस थे। क्योंकि जो गुरु है वो तो एक मार्ग देता है, वो तो एक रास्ता बताएगा कि बेटा इस रास्ते पर चलना है इन सावधानियों को देखते हुए। जब उसका शिष्य उस रास्ते पर चलता है तो शिष्य जो होता है वो गुरु से ज़्यादा मेहनत करता है। गुरु ने उसको 10% बताया, बाकी का 90% जो है वो शिष्य खुद तैयार करता है। यानी कि शिष्य का जो महत्व है वो गुरु से ज़्यादा होता है। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, जो शिष्य उस रास्ते पर चल पड़ा वो समझ लो एक दिन जाके बहुत बड़ा नाम करता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप हमसे पहले एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर चले जाओ, क्योंकि हम तो बेटा लाइफ टाइम पढ़ाते रहेंगे, हम तो गुरुजी मास्टर जी कहलाएंगे। लेकिन आप में से हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाए, एक्साइज ऑफिसर बन जाए, कस्टम ऑफिसर बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, आईआरएस बन जाए। आप बहुत बड़े डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन पर जा सकते हैं। तो अपनी जो वो कहते हैं ना, अपना एनालिसिस आप खुद करते रहें, कहाँ पर हैं और आपको कहाँ पर पहुँचना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखेंगे और कोई भी बच्चा लापरवाही नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब हम 16 जुलाई को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।